हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज है 25 सितंबर और हम एनालिसिस करने वाले हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का। ठीक है, 25 सितंबर 2024। तो चलिए देखते हैं क्या खबरें सुर्खियों में हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 28 राज्यों में से गोवा सर्वाधिक 8.5% बेरोजगारी दर यहाँ है। ठीक है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स ने सर्वे किया है। कुल मिलाकर 28 राज्यों में गोवा में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है, ये है 8.5%। बिल्कुल क्लियर है। फिर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश अकेला राज्य जहां 1% से भी कम बेरोजगारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दोस्तों, रियलिटी में ऐसा नहीं है। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जहां 1% से भी कम बेरोजगार हैं। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में घटी है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ घटी है? हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी घटी है। यह 6.1% से घटकर 3.4% रह गई है। 6.1% पहले थी, अब 3.4% मात्र यहाँ रह गई है। आगे देखते हैं कि 11 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ में कामकाजी लोग सबसे ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कामकाजी लोग हैं और गुजरात में दूसरे नंबर पर, और बिहार में सबसे कम कामकाजी लोग हैं। सबसे अधिक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम बिहार में। ठीक है, चलिए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि महाराष्ट्र में 46% लोग या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। मात्र 46% लोग या तो काम कर रहे हैं या तो काम की तलाश में हैं। ठीक है, फिर आज की ये दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि मतदान का दूसरा चरण उमर अब्दुल्ला, रविंदर रैना समेत 239 प्रत्याशी यहाँ पर हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर में आज जो है 26 सीटों पर वोटिंग होना है। जम्मू कश्मीर ठीक है, जम्मू कश्मीर में आज 26 सीटों पर वोटिंग होना है। बिल्कुल, तो ये यहाँ की मुख्य खबर है। बस इतना आप याद रखें, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आज 26 सीटों पर वोटिंग होना है। बस आगे देख लेते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण खबर है कि लापता लेडीज़ जो ऑस्कर 2025 के लिए नामित हुई है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य हैं कि लापता लेडीज़ के लीड एक्टर के लिए 150 लोगों ने ऑडिशन दिया था। आमिर चाहते थे कि फ़िल्म थिएटर में ही आए, लेकिन ये OTT में आ गई। किरण राव की, इसके डायरेक्टर कौन हैं? किरण राव की लापता लेडीज़ ने 97 ऑस्कर अवार्ड में एंट्री हो चुकी है। फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के लिए चुना गया है। इसमें स्पर्श श्रीवास्तव ने लीड रोल प्ले किया है। ठीक है, वहीं जियो स्टूडियो भी प्रोड्यूसर पार्टनर इसका रह चुका है। ठीक है, चलिए ये थी एक खबर। अब ये अगली खबर है कि बाघों को खतरा है, जो कि पहले से ही है। इसी ग्रुप का यह राजगढ़ पैलेस एंड रिजॉर्ट भी है। किस ग्रुप का देख लेते हैं। ये ओबेरॉय ग्रुप है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो क्या है, वहाँ के SDM ने 2.8 एकड़ ज़मीन जो है ओबेरॉय ग्रुप को दे दी है। बिल्कुल, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है इको सेंसिटिव जोन की ज़मीन ओबेरॉय ग्रुप को राजगढ़ पैलेस एंड रिजॉर्ट को दे दी है। ये आज की मुख्य खबर थी। यहाँ पर एक कलेक्टर को मिली शिकायत, अब जांच कराएंगे। यहाँ आदेश दिए हैं, कलेक्टर को शिकायत दी तो फिर ये जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक के पदक विजेताओं को मध्य प्रदेश देगी 1 करोड़ व साथ में नौकरी। जो ओलंपिक खेल हुए, भी पेरिस में हुए ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक के ठीक है, साधारण ओलंपिक नहीं, पैरा ओलंपिक के पदक विजेताओं को मध्य प्रदेश सरकार देगी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक को, और साथ में नौकरी भी देगी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया खबर थी। चलिए आगे देख लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है।
1916 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। जनसंघ ने ही आगे चलकर भाजपा का रूप लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है आज। 1916 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे ये। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था और जनसंघ ने आगे चलकर भाजपा का रूप धारण कर लिया है। आगे देखते हैं महिला क्रिकेट के बारे में। किसके बारे में? महिला क्रिकेट। महिला क्रिकेट से यहाँ खबर है कि महिला क्रिकेट 3 अक्टूबर से यूएई में वर्ल्ड T20 होना है। ठीक है, यह T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी अब तक की बेस्ट टीम है। ये कप्तान हरमनप्रीत ने कहा है। भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर है ये। हरमनप्रीत कौर, कप्तान हरमनप्रीत कौर आगामी महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं। उनका मानना है कि हमारी टीम काफ़ी अनुभवी है, इसलिए वर्ल्ड T20 के लिए अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम हमने तैयार कर ली है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड कप हमारा ही है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एयरलाइंस के बारे में खबर है कि नई एयरलाइन संघ, कौन सी एयरलाइन है? एक न्यू एयरलाइन है संघ को, एक मिनट, हाँ ठीक है, नई एयरलाइन संघ को उड़ान भरने की अनुमति मिल चुकी है। एयरलाइन कंपनी संघ एयर को देश में परिचालन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह यूपी की पहली विमानन कंपनी होगी। कहाँ की? यूपी की पहली विमानन कंपनी होगी। इसका केंद्र लखनऊ और नोएडा में होगा। कंपनी सेवाओं की शुरुआत नई पीढ़ी के बोइंग 737-800 NG विमानों के बेड़े के साथ करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है? ब्रिटिश पहल, भारत में 5 साल में 24 यूनिवर्सिटी के कैंपस, भारत में 5 साल में 24 यूनिवर्सिटी के कैंपस बन चुके हैं। भोपाल जैसे शहरों में होंगे ऑक्सफोर्ड कैंपस। ठीक है, भोपाल मतलब जैसे शहरों में क्या होंगे? ऑक्सफोर्ड कैंपस होंगे। आगे इसके बारे में क्या दिया गया है कि ब्रिटेन ने भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल की है। 5 साल में भारतीय महानगरों सहित टियर 2 शहरों में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी 24 यूनिवर्सिटी अपने कैंपस खोलने जा रही है। इसके लिए जयपुर, भोपाल, पटना, कानपुर, इंदौर जैसे शहरों का चयन किया गया है। ठीक है, भारतीय छात्रों को आधे खर्च में मिलेगी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की डिग्री, आधे खर्च में मिलेगी, है ना। आगे देख लेते हैं, ये अभिव्यक्ति दी हुई है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति के जो दिया गया है इसमें कि क्या है, दूरदृष्टि के बारे में सोचा गया है कि किसी भी घटना को हमको आगे के बारे में सोच के चलना चाहिए कि कोई घटना अभी हुई है तो बाद में हमें उसके बारे में क्या ख्याल रखना चाहिए कि कोई त्रासदी चाहे जितनी भयावह हो उसमें हमारे समाज के लिए संदेश निहित होते हैं। ठीक है, हम सभी को इतिहास से सबक सीखने होंगे, इतिहास से सबक सीखने होंगे कि क्या दिक्कत जाती है ना। तो आइए देखते हैं अभिव्यक्ति के बारे में कि 9 अगस्त इतिहास में एक शर्मनाक दिन के रूप में दर्ज होगा। यह वह दिन था जब कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक प्रशिक्षु डॉक्टर युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा इस अपराध ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की परतों को भी उजागर किया जो लगातार बढ़ रही थीं। मेरा जन्म और परवरिश कोलकाता में हुई और इस शहर में मेरा गहरा संबंध है। भारत के कई स्थानों पर इसी तरह के अपराध हुए हैं, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ, लेकिन शायद कोलकाता से मेरे बचपन के संबंध के कारण मैं इस घटना पर अधिक गुस्सा और शर्म महसूस करता हूँ। हालांकि इस अंधकार के बीच एक उम्मीद की किरण यह है कि आम लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और बूढ़े और जवान, डॉक्टर और नर्स और बड़ी संख्या में छात्र जिनका इस मामले से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है और जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के बंधक नहीं हैं, वे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, जो युवती इस हादसे की शिकार हुई उनके और उनके परिजनों के लिए यह एक त्रासदी थी, लेकिन इस हादसे ने समाज में बढ़ती हुई गिरावट की ओर ध्यान खींचने का काम किया है। ऐसा लगता है कि अपराध और भ्रष्टाचार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति हिंसा और शोषण में। ठीक है, आप सुनते जाइए और अपनी स्पीड और समझने की शक्ति के हिसाब से आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत रूप से किए गए बुरे कर्म नहीं हैं, बल्कि कई बार राजनीतिक संरक्षण के तहत हो रहे हैं। हमें इस घटना के बारे में ठहर कर यह विचार करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम सभी के लिए सबक है, विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए, पत्रकारों व पर्यवेक्षकों के लिए और नेताओं के लिए भी। विरोध करने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भले ही उनके इरादे नेक हों, सुधार के मार्ग में जोखिम होते हैं। इतिहास ऐसे विरोधों और विद्रोहों से भरा है जो अच्छे उद्देश्य से शुरू हुए लेकिन रास्ते में हाईजैक हो गए और अराजकता और अव्यवस्था पैदा की। हमने यह 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के मामले में देखा, हमने यह 1917 में रूस के मामले में देखा। साम्यवादी क्रांति अत्यधिक असमानता और श्रमिकों के भयावह शोषण की प्रतिक्रिया थी। हालांकि जैसा कि हमने बाद में पाया कि साम्यवादी यूटोपिया बनाने के बजाय रूस ने सबसे खराब प्रकार के एक मिनट, हाँ, क्या है जो रूस ने सबसे खराब प्रकार के क्रोनी पूंजीवाद को अपनाया। हम इसे हालिया विद्रोहों में भी देख सकते हैं, जैसे कि मध्य पूर्व में अरब स्प्रिंग, जहां कुछ प्रगतिशील आंदोलनों को तानाशाही और धार्मिक कट्टरपंथी समूहों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिससे उन देशों को और बड़ा झटका लगा। यह विरोध करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे यह ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य एक बेहतर दुनिया के लिए सुधार लाना है और हमें धार्मिक कट्टरता के जाल से बचना होगा। ठीक है, जो भारत के लिए एक गंभीर धक्का साबित हो सकता है। आगे दिया गया है कि नेताओं के लिए सबक यह है कि उन्हें अपने कुछ कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए विनम्रता दिखानी चाहिए। एक बार फिर इतिहास में सबक मौजूद है, सत्ता कैसे एक भ्रष्ट करने वाली ताकत बन सकती है। इसके कई उदाहरण हैं। जब शेख हसीना पहली बार सत्ता में आईं तो उन्होंने उम्मीदें जगाई थीं कि वे धर्मनिरपेक्ष थीं और उन्होंने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत कुछ अच्छा किया। हालांकि रास्ते में कहीं उन्होंने सभी आलोचनाओं पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, मीडिया को चुप कराने लगीं और तानाशाह बन गईं। जब डैनियल ओर्टेगा ने सोमोजा निकारागुआ के अत्याचारी शासक को उखाड़ फेंका तो वे अपने देश और दुनिया में एक अत्यधिक प्रशंसित व्यक्ति थे। ठीक है, फिर आगे दिया गया है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने बहुत आशा जगाई, लेकिन समय के साथ वे भी धीरे धीरे एक तानाशाह बन गए जो अब किसी भी विपक्ष को निर्दयता से कुचल रहा था। इतिहास के कई उदाहरण हैं जब नेता अच्छे से बुरे बन गए, लेकिन सौभाग्य से कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जब नेता बुरे से अच्छे बने। जाम्बिया के केनेथ कोंडा का उदाहरण लें, जो दमनकारी शासक थे, लेकिन कालांतर में वे लोकतांत्रिक बन गए और विपक्षी दलों के निर्माण और उन्हें काम करने की अनुमति दी। भारत में हमारे पास इंदिरा गांधी का उदाहरण है, जिन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा की और तानाशाही शक्तियों का सहारा लिया, लेकिन अंततः उन्हें इसका पछतावा हुआ। उन्होंने 1977 में बिना किसी हस्तक्षेप के चुनाव आयोजित होने दिए। वे चुनाव हार गईं, लेकिन उन्होंने भारत को बचा लिया। आशा करते हैं कि भारत और अन्य जगहों के नेताओं में इतनी विनम्रता होगी कि वे अपनी विफलताओं से सीखें और कार्यों पर पुनर्विचार करें और बेहतर के लिए बदलाव लाने का प्रयास करें। हमें समझने की ज़रूरत है कि बेहतर समाज और अर्थव्यवस्था
बनाने के लिए केवल कड़ी मेहनत करना, अधिक पैसे कमाना, अधिक कारें खरीदना और अधिक घर बनाने का प्रयास करना पर्याप्त नहीं है। हमें बुनियादी नैतिकताओं की भी ज़रूरत होगी। नैतिकता से मेरा मतलब धर्म और प्रार्थना नहीं है। मेरा मतलब है ईमानदारी, दया और अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम। आशा करते हैं कि 9 अगस्त 2024 को इतिहास में केवल शर्म का दिन नहीं बल्कि उम्मीद और ज्ञान का दिन भी बनेगा। ये लेखक के अपने विचार हैं। दैनिक भास्कर इसकी पुष्टि नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला मंगल सिंह लखनऊ लिखते हैं कि एक देश एक चुनाव दोनों पक्षों पर बहस हो। एक देश एक चुनाव दोनों पक्षों पर बहस हो। आइए इसके बारे में क्या लिखा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल गई है। ऐसा नहीं है कि देश में एक साथ चुनाव कराने की बहस नहीं है। विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में भी इसका जिक्र है। वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक देश में एक ही साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराए जाते थे, किंतु यह सिलसिला विभिन्न राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के चलते टूट गया। लेकिन वर्तमान में इसको लेकर पूरे देश में एक व्यापक बहस चल रही है कि इतने बड़े देश में जहां इतनी विविधता है वहां एक साथ चुनाव संपन्न कराना कहां तक व्यावहारिक है। जहां इसके पक्ष में संसाधनों के कुशल उपयोग और समय की बचत को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संविधान में व्यापक संशोधन भी विमर्श का मुद्दा बना हुआ है। एक साथ चुनाव के पक्ष में सबसे व्यापक तर्क विकास से जुड़ी योजनाओं में उत्पन्न होने वाली बाधाओं से है। औसतन हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते रहते हैं, जिससे उस राज्य में आचार संहिता लगाई जाती है। कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि देश की संसदीय प्रणाली, जहां पर कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं और दोनों संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, हमें उन कारणों पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर वर्ष 1967 के बाद यह सिलसिला क्यों टूट गया। आप भी अपनी राय इस लिंक पर भेज सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे की एक दो और मुख्य खबर क्या है कि हमारी इकोनॉमी 6.8% की गति से आगे बढ़ेगी। ठीक है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय इकोनॉमी जो है 6.8% की वृद्धि बरकरार रखेगी। एजेंसी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि RBI जल्द से जल्द अक्टूबर में दरों में कटौती शुरू कर देगा। मार्च 2025 तक कम से कम 2 बार कटौती की योजना बनाएगा। ठीक है। आगे एक और खबर है कि शिप्रा में गंदा पानी मिलने से रोकने हेतु कान्ह डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए 920 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। और आज की ये अंतिम खबर कि दुनिया का पहला उल्टा घर वाला थीम पार्क है। ये उल्टा घर वाला है ना, सीधे बन नहीं पा रहे हैं लोग, उल्टा बना रहे हैं। तो दुनिया का पहला उल्टा घर वाला थीम पार्क ये रोमानिया में बनाया गया है। ठीक है। और यहाँ नीचे क्या दिया गया है कि किचन के प्रति आकर्षण। यहाँ सबसे ज़्यादा उल्टी वस्तुएं हैं किचन में। देखिए सबसे ज़्यादा उल्टी वस्तुएं हैं। खाने से भरी टेबल और रसोई का फर्नीचर भी उल्टा है। यहाँ रेफ्रिजरेटर, दूध की बोतल, डाइनिंग टेबल सब उल्टे हैं। ये लोग भी देख सकते हैं आप कि उल्टे लटके हुए हैं ना। तो ये रोमानिया में हुआ है। रोमानिया जो कि यूरोपियन एक कंट्री है, यूरोप का एक देश है रोमानिया, आप देख सकते हैं। ठीक है। दुनिया का पहला उल्टा घर है। तो चलिए इसी के साथ आज का हम दैनिक भास्कर एनालिसिस समाप्त करते हैं। और डेली आपको एनालिसिस ये मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको डेली बिल्कुल आपके चैनल के सामने ही वीडियो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।